भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। और ये सिर्फ कुछ नियम कानून का फेरबदल नहीं है, नहीं, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के सीखने और सोचने के तरीके को बिल्कुल जड़ से बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस सब के केंद्र में है एक बड़ा सपना, विकसित भारत 2047। मतलब जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब देश की तरक्की सिर्फ सड़कों और फैक्ट्रियों से नहीं, बल्कि ज्ञान और नए आइडियाज से हो। तो ये पॉलिसी सिर्फ पॉलिसी नहीं, भविष्य का एक पूरा रोड मैप। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि इन बड़ी बड़ी बातों का क्लासरूम के अंदर क्या मतलब है। एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए रोज की पढ़ाई में असल में क्या बदलने जा रहा है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले सोच में क्या बदलाव आया है, फिर स्कूल का ढांचा कैसे बदला है, सिलेबस में नया क्या है, एग्जाम का तरीका क्या होगा, इसे लागू करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, और आखिर में इसका नतीजा क्या हो सकता है। देखिए, पहला और सबसे जरूरी बदलाव तो सोच का ही है। दशकों से जो रट्टा मारने की आदत हमारी शिक्षा व्यवस्था में घुस गई थी, उसे अब बाहर निकाला जा रहा है। जोर एक ऐसी प्रणाली पर है जो लचीली हो और बच्चों को असल जिंदगी के हुनर सिखाए, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो सबसे पहले नजर आएगा, स्कूल का पूरा ढांचा। जो पुराना 10+2 वाला सिस्टम था, वो अब समझिए कि इतिहास बन चुका है। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? पहला, अब स्कूल की शुरुआत 3 साल की उम्र से ही हो जाएगी। मतलब प्ले स्कूल और आंगनबाड़ी अब फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा हैं। पहले ये 6 साल से होता था। और दूसरा, शायद सबसे बड़ा बदलाव, 11वीं क्लास में आकर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में से एक चुनने की मजबूरी खत्म। अब इन तीनों के बीच की दीवारें गिरा दी गई हैं। इस नए ढांचे के 4 स्टेज हैं। पहला है बुनियादी स्टेज, 5 साल का, जहां 3 से 8 साल के बच्चों को खेल खेल में अक्षर और गिनती सिखाई जाएगी। फिर आता है प्रारंभिक स्टेज, जहां पढ़ाई थोड़ी इंटरैक्टिव होगी। मिडिल स्टेज में बच्चों को कोडिंग और दूसरे वोकेशनल स्किल्स से मिलवाया जाएगा। और आखिर में सेकेंडरी स्टेज में सब्जेक्ट्स की गहराई और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस होगा। अच्छा, ढांचा तो बदल गया, लेकिन इस नए ढांचे के अंदर बच्चे पढ़ेंगे क्या? तो भाई सिलेबस में भी बहुत बड़े और भविष्य को ध्यान में रखकर बदलाव किए जा रहे हैं। ये बात सुनने में थोड़ी हैरान कर सकती है, पर ये सच है। 2026-27 से क्लास 3 के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक मेन सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाएगा। सोचिए, मकसद है कि बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही टेक्नोलॉजी और लॉजिकल सोच के लिए तैयार हों। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। इस बदलाव को हकीकत बनाने के लिए सरकार देश भर में 1 करोड़, जी हाँ, 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स को एआई पढ़ाने की ट्रेनिंग देगी। ये शायद दुनिया के सबसे बड़े टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में से एक होगा। और ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, ये असल में लागू भी हो रहा है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश को देखिए। 2026 से वहाँ क्लास 9 के हर स्टूडेंट को एक वोकेशनल सब्जेक्ट चुनना ही होगा, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग या सोलर सिस्टम मेंटेनेंस। और सिर्फ थ्योरी नहीं, उन्हें 10 दिन की असली इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। और जैसा हमने पहले भी कहा, अब वो दिन लद गए जब किसी को साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में से एक को चुनना पड़ता था। नई पॉलिसी में पूरी आज़ादी है। अगर किसी को फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, मैथ्स के साथ म्यूजिक सीखना है तो वो भी मुमकिन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चे क्या पढ़ेंगे ये तो देख लिया, लेकिन जो पढ़ा है उसे परखा कैसे जाएगा, और उनकी किताबें कौन बनाएगा? यहाँ भी बहुत कुछ बदल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को जल्दी से समझ लेते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये एक ऐसा स्टेटस होता है जो किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट को दिया जाता है। इसका मतलब है कि वो अपने कोर्स खुद बना सकता है, अपने नियम खुद तय कर सकता है और अपनी डिग्री भी खुद दे सकता है। एनसीईआरटी, ये नाम तो हम सबकी जुबान पर है, हमारी स्कूल की किताबें। लेकिन अब इसकी भूमिका पूरी तरह से बदलने वाली है। उम्मीद है कि जनवरी 2026 तक एनसीईआरटी को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा। यानी अब एनसीईआरटी सिर्फ किताबें नहीं छापेगा, बल्कि एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी की तरह यूजी, पीजी और पीएचडी की डिग्री भी देगा। ये स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बीच के गैप को भरने की एक बड़ी कोशिश। और अब आते हैं परीक्षाओं पर। परख नाम की एक नई नेशनल बॉडी बनाई जाएगी जो सभी स्कूल बोर्ड्स के लिए स्टैंडर्ड्स तय करेगी। पुरानी मार्कशीट की जगह अब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा, जो सिर्फ नंबर नहीं बताएगा बल्कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को दिखाएगा। और इसमें सिर्फ टीचर ही नहीं, बल्कि बच्चा खुद को और अपने दोस्तों को भी असेस करेगा। बोर्ड एग्जाम भी अब रटने पर नहीं, बल्कि समझ और एप्लीकेशन पर आधारित होंगे। ठीक है, कागज पर तो ये सब बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन जब इतनी बड़ी पॉलिसी जमीन पर उतरती है तो उसे कई चुनौतियों और बहसों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब हकीकत पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और बड़ी बहस है भाषा को लेकर। नेशनल पॉलिसी 3 भाषाओं के फॉर्मूले की सिफारिश करती है, लेकिन कर्नाटक जैसे राज्य अपनी 2 भाषा की पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसमें कन्नड़ और इंग्लिश तो जरूरी है, पर हिंदी नहीं। उनका तर्क है कि इससे बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम होगा और उनकी अपनी भाषा मजबूत होगी। ये केंद्र और राज्यों के बीच एक अहम मुद्दा बन गया है।
अब तेलंगाना की कहानी देखिए, यहाँ एक अलग ही ट्रेंड दिख रहा है। पेरेंट्स की डिमांड पर वहाँ के कई प्राइवेट स्कूल्स स्टेट बोर्ड छोड़कर सीबीएसई से जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि सीबीएसई का सिलेबस जेईई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतर है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। सीबीएसई स्कूलों की फीस 1.5 से 2 गुना ज्यादा है। इससे अमीरी गरीबी के आधार पर शिक्षा का बंटवारा और गहरा हो रहा है। तो इन सारे बदलावों, वादों और चुनौतियों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि इस पूरी कोशिश को आखिर क्या ग्रेड दिया जाए। एक तरफ तो ये वाकई एक ऐतिहासिक बदलाव है। ये शिक्षा को मॉडर्न, फ्लेक्सिबल और स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने का वादा करता है। इसमें एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने की क्षमता है जो सिर्फ जवाब रटने वाली नहीं, बल्कि सवाल पूछने और नए रास्ते बनाने वाली हो। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक बड़ा सवाल जस का तस खड़ा है। क्या ये नई पॉलिसी सच में इनोवेटर्स की एक पीढ़ी बना पाएगी, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग और अमीर गरीब की खाई जैसी जमीनी चुनौतियां इस बंटवारे को और भी गहरा कर देंगी? इस सवाल का जवाब ही भारत के शैक्षिक भविष्य की दिशा तय करेगा।